माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट टर्म बताने जा रहा हूं। उस टर्म को आपको बताने से पहले मैं बता दूं कि ये काफी इम्पोर्टेंट है। चूंकि ये बायोलॉजिकल टर्म है तो जहां भी एक टर्म आएगा तभी आप समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे अगर आप कभी किसी डॉक्टर के पास गए होंगे तो वहां अगर हार्ट के डॉक्टर के पास गए तो उनके बोर्ड में लिखा होता है कार्डियोलॉजिस्ट। अब कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब अगर पता ना हो तो पता नहीं चलेगा क्या चीज के डॉक्टर हैं। न्यूरोलॉजिस्ट क्या चीज के हैं। तो यहां पे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस चीज के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ क्या क्या कहलाएंगे। तो उन्हीं कुछ टर्म के साथ अभी मैं पेश हूं। देखिए, सबसे पहला है स्टडी ऑफ सेल, यानी ये जो कोशिका है, जो लिविंग थिंग्स बने हुए हैं कोशिकाओं के, वो मैं पूरा चैप्टर में पढ़ाऊंगा। एक सेल एक चैप्टर ही होगा। तो ये स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाएंगे? साइटोलॉजी। आप लोगों के फ्रेंड्स अगर कभी बोले क्या पढ़ रहे हो, साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो कोशिका विज्ञान यानी कि सेल पढ़ रहा है। स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी, यानी ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स में आप लोगों को बेसिक पॉइंट में बताया था टिश्यू कहलाते हैं। टिश्यू भी अपने आप में एक बहुत अच्छा चैप्टर है। तो स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी, वह हिस्टोलॉजी कहेंगे। फिर स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स का आप लोग नाम सुने होंगे। ये फॉसिल्स क्या होता है? जीवाश्म। जीवाश्म से पता चलता है कि अगर मिट्टी के अंदर कोई चीज मिलता है तो कितने पुराने थे। इन्हीं सब चीजों का अध्ययन जीवाश्म के द्वारा करते हैं। वो एक पूरा चैप्टर ही होगा। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स यानी जीवाश्म का अध्ययन पैलेंटोलॉजी कहलाती है। फिर स्टडी ऑफ एल्गी, यानी एल्गी का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ एल्गी एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी भी कहेंगे या फाइकोलॉजी, दोनों ही टर्म याद रखिएगा, ऑप्शन में कोई भी दे सकता है। यानी स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। यहां पे देखिए सब में लगभग लॉजी 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 लगा हुआ है। सब में नहीं आएगा लेकिन मैक्सिमम में ये आ रहा है। हमें कुछ याद आ गया। आप लोग अगर वो मुन्ना भाई MBBS मूवी देखे होंगे तो वहां पे आपको एक टर्म यूज किया है जब ये दोनों जेल में रहता है। कहता है क्या? सर्किटोलॉजी, मुन्नोलॉजी। तो वो यही बायोलॉजी का टर्म का यूज किया है। मुन्नोलॉजी लगा करके कॉमेडी क्या हुआ, यानी कि मुन्ना का स्टडी। सर्किटोलॉजी मतलब सर्किट का, वहां पे एक वो कॉमेडी के दौर पे लिया गया है। यहां पे देखिए आगे आपको याद रहेगा वो, यानी स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स, यानी जोड़ का, हड्डी का जो जोड़ होता है उस जोड़ का अध्ययन क्या कहलाएगा? स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स आर्थ्रोलॉजी। फिर स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का, जीवाणु का अध्ययन, बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाएगी। फिर स्टडी ऑफ हार्ट, यानी कि दिल का अध्ययन, हार्ट का अध्ययन। जो हार्ट का जो डॉक्टर होंगे वहां पे आप देखे होंगे लिखा हुआ कार्डियोलॉजिस्ट। यहां पे देखिए कार्डियोलॉजी, यानी कि हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं, हृदय के अध्ययन को। स्टडी ऑफ इंजाइम्स, फिर इंजाइम्स के अध्ययन को क्या कहेंगे? इंजाइमोलॉजी। इंजाइम के अध्ययन को इंजाइमोलॉजी कहेंगे। फिर स्टडी ऑफ स्किन, ये जो स्किन है हमारा, स्किन के जो डॉक्टर होते हैं, स्किन डिजीज वगैरह जब हो जाते हैं तो हम लोग जो जाते हैं वहां पे क्या लिखा होगा? स्किनोलॉजी। ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो लॉजी नहीं, यहाँ टर्म बदल जाएंगे। स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी कहलाती है। स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी। जब मैं पूरा स्किन डिटेल्स में पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको बेहतर पता चलेगा। स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी। फिर स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ये जो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है यानी जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। यहां पे आप पॉपुलेशनोलॉजी नहीं लगा देना है,
यहां पे आपको डेमोग्राफी होगा, यानी जनसंख्या का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, डेमोग्राफी। स्टडी ऑफ कल्टीवेशन फॉर प्लांट्स फॉर दियर फ्लावर्स, यानी कि किसका अध्ययन, तो कल्टीवेशन किसका, प्लांट्स का, किस चीज के लिए, तो फ्लावर्स के लिए। जब हम फ्लावर्स के लिए, फूलों के लिए मतलब कल्टीवेशन करते हैं और प्लांट का स्टडी जो होगा इसका, वो आपको फ्लोरिकल्चर कहलाती है। हम लोग फूलों की खेती करते हैं ना, उसमें जितने भी वो आएंगे, तो ये फ्लोरिकल्चर, ये एग्रीकल्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये एग्रीकल्चर में कंपटीशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऐसे सारा इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन ये एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा जरूरी है। फिर है बाबू स्टडी ऑफ ब्रेस्ट, यानी स्तन का अध्ययन मैस्टोलॉजी कहलाएगी। स्टडी ऑफ ब्रेस्ट मैस्टोलॉजी। फिर स्टडी ऑफ मोनेरा, मोनेरा का अध्ययन मोनेरोलॉजी। बहुत सारे टर्म तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगी लॉजी लगा करके, लेकिन रटना नहीं है, लेकिन इसको बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। बार बार आप रीडिंग देंगे तब माइंड में बैठ जाएगा। स्टडी ऑफ फंगी, हिंदी में इसको फंजाई भी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ फंगी माइकोलॉजी, यहां पे आप फंगियोलॉजी नहीं कर देना, फंगियोलॉजी नहीं होगा, स्टडी ऑफ फंगी या स्टडी ऑफ फंजाई बोलिए, माइकोलॉजी, यहां पे टर्म माइकोलॉजी होगा। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, अब यहां पे जो नर्वस सिस्टम का स्टडी है वो न्यूरोलॉजी, आप लोग सुने होंगे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। यहां पे देखिए थोड़ी सी मैं कुछ बातें बता देता हूं कि ये जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम ये दो तरीके से काम करता है। आपको 11th के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में ये पढ़ना है। तो वहां पे कुछ बातें मैं आपको मजेदार बातें बता देता हूं। आप देखेंगे क्या कि आपको खाना खाना है, घूमने जाना है, क्या कोई भी जो काम आप सोच समझ के करते हैं, इसका डिसीजन आपका ब्रेन करता है, मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क में भी काफी अलग अलग पार्ट होते हैं, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ना है। लेकिन सोच समझ के जाना है, खाना है, पीना है, नहीं करना है, वो करना है, ये सब कुछ आप सोच के जो डिसीजन लेते हैं ये तो ब्रेन का हुआ। लेकिन आप जा रहे हैं, एकाएक आगे में सांप आ जाए तो एकाएक आप एकदम डिस्क ब्रेक से भी हार्ड लगता है, आपका हाथ की भी किसी बिजली का तार से छुआ जाए या फिर किसी गर्म चीजों पे पड़ जाए, कहीं चींटी काट ले, आप सोचते हैं वहां पे हाथ जाए या नहीं, ऑटोमेटिक तुरंत क्विक रिएक्शन होता है ना। तो इसका जो डिसीजन होता है वो नर्वस सिस्टम के द्वारा उसका कंट्रोल होता है। तो वही उसको काफी डिटेल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ाएंगे। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजी कहलाएंगे। फिर स्टडी ऑफ टीथ एंड गम्स, आप दांत के डॉक्टर को देखे होंगे, तो ये जो दांत है, टीथ और ये जो मसूड़ा है, इसका अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाती है। ठीक है, ये स्टडी ऑफ टीथ एंड गम्स ओडोंटोलॉजी कहलाएंगे। स्टडी ऑफ बोन्स, अब हड्डी का अध्ययन, ये जो बोन्स हैं, तो हड्डी का यानी बोन्स का अध्ययन स्टडी ऑफ बोन्स ऑस्टियोलॉजी कहलाएंगे, ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ हियरिंग, ये आपको पूरी एक अलग अलग ग्राफ में आएंगे, तो यहां पे सिर्फ लिया गया है स्टडी ऑफ हियरिंग सोनोलॉजी, स्टडी ऑफ हियरिंग सोनोलॉजी। स्टडी ऑफ हेयर, आपके जो बाल हैं इसका अध्ययन यानी हेयर का, बाल का अध्ययन ट्राइकोलॉजी कहलाती है। स्टडी ऑफ हेयर ट्राइकोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरसेस, ये जो वायरस का अध्ययन वो एक लैब में मतलब वो पूर्ण रूप से इसकी अध्ययन की जाती है कि कौन सा वायरस है, उसका एंटी क्या होगा। अभी अभी जैसे वो कोरोना वायरस है, इसका भी स्टडी चल रहा है, जब इसका एंटीडोट निकल जाएगा तो वैक्सीन में आ जाएंगे, तो इसके लिए भी एक स्टडी की जाती है। तो इसके अध्ययन को सुने होंगे आप लोग वायरोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ वायरसेस वायरोलॉजी। फिर है स्टडी ऑफ लाइकेन लाइकेनोलॉजी और स्टडी ऑफ एनिमल डिजीजेज, यानी एनिमल का जो डिजीज होगा, जंतु में जो रोग होते हैं, उसका अध्ययन जू पैथोलॉजी कहलाती है, यानी जू पैथोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल डिजीजेज, जंतु के जो डिजीज होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे जो आपके लिए जरूरी है
जानना, इसे अगर कुछ बार रिपीट कर लेंगे तो माइंड में बैठ जाएगा और इन सब चीज़ों को जब आप पढ़े रहेंगे तब आपको बायोलॉजी में पढ़ने में मन भी लगेगा और समझने में बहुत मजा आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स को। ये इम्पोर्टेंट डेट्स जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेट एंड मंथ और इधर इम्पोर्टेंट टेस्ट, क्योंकि कौन सा डेट किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी में, ये सिर्फ बायोलॉजिकल डेट में अभी बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जनवरी से मैंने शुरू किया और दिसंबर तक का है, यानी कि टोटल जनवरी से दिसंबर तक में जो भी बायोलॉजी के लिए टर्म के लिए इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनमें से मैं जो इम्पोर्टेंट है वो अभी बताने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है 30 जनवरी यानी 30 जनवरी एंटी लिप्रेसी डे। ये जो 30 जनवरी है इसको एंटी लिप्रेसी डे के रूप में मनाते हैं, यानी कुष्ठ रोग दिवस के रूप में। उसके बाद है दूसरा 28 फरवरी यानी 28 फरवरी नेशनल साइंस डे, यानी 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल साइंस डे यानी विज्ञान दिवस। फिर है 15 मार्च यानी 15 मार्च को वर्ल्ड हैंडीकैप डे यानी विश्व अपंगता दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर है 21 मार्च यानी 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे यानी विश्व वन दिवस मनाते हैं, विश्व वन दिवस 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। फिर है 24 मार्च यानी 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाते हैं। ये एक टीबी रोग है, ये एक डिजीज का नाम है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहते हैं। तो ये 24 मार्च को यानी 24 मार्च को मनाते हैं। इसके बाद है फिर 7 अप्रैल यानी 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद है फिर 11 अप्रैल को सेफ मदरहुड डे यानी सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद है फिर 22 अप्रैल यानी 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में, यानी विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में। फिर 8 में यानी 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाते हैं। ये जो थैलेसीमिया है ये भी एक डिजीज है, थैलेसीमिया भी एक डिजीज है जो ब्लड से रिलेटेड है, जो कि हेल्थ एंड डिजीज में काफी डिटेल्स में पढ़ना है। तो ये वर्ल्ड थैलेसीमिया डे यानी 8 मई को मनाते हैं। फिर 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे, ये जो है विश्व तंबाकू रहित डे मनाते हैं, वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी विश्व तंबाकू रहित डे के रूप में मनाते हैं। फिर है 5 जून 5 जून को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव सवाल में से है कि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। उसके बाद है फिर 26 जून यानी 26 जून को हम लोग इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे यानी विश्व नशा मुक्त दिवस के रूप में मनाते हैं। इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे यानी 26 जून को विश्व नशा मुक्त दिवस के रूप में।
फिर है 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर है 6 अगस्त यानी 6 अगस्त को हम लोग हिरोशिमा एंड नागासाकी डे के रूप में मनाते हैं। फिर है 20 अगस्त यानी 20 अगस्त को हम लोग मलेरिया डे के रूप में, मलेरिया भी एक डिजीज है जो मच्छर के काटने से होता है, ये मलेरिया डे 20 अगस्त को मनाते हैं। ये जो भी पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर पूछे जाने वाले डेट्स में से जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। 29 अगस्त यानी 29 अगस्त को मॉस्क्वाइटो डे यानी मच्छर दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर है आपको 16 सितंबर यानी 16 सितंबर को ओजोन डे, ये तब लोग को पता है वो 3 होता है ओजोन परत, तो ये ओजोन डे के रूप में मनाते हैं। फिर है 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर को ब्लड डोनेशन डे यानी रक्तदान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ब्लड डोनेशन डे रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर। फिर 3 अक्टूबर यानी 3 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे यानी पशु दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर है 10 अक्टूबर यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर यानी 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे यानी भोजन दिवस के रूप में, विश्व भोजन दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर 14 नवंबर यानी 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी मधुमेह, ये भी एक डिजीज है, ये भी एक डिजीज है डायबिटीज, जो वर्ल्ड डायबिटीज डे मधुमेह दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 14 नवंबर को। फिर है 1 दिसंबर यानी 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे यानी विश्व एड्स भी एक डिजीज है जो 1 दिसंबर को 1 दिसंबर को मनाते हैं। फिर 2 दिसंबर यानी कि 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे या इसी दिन इसको भोपाल ट्रेजेडी डे के रूप में भी मनाते हैं। यह आपको प्रदूषण रोकथाम दिवस हुआ यानी प्रदूषण रोकथाम दिवस के रूप में 2 दिसंबर को। फिर 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे यानी मानव अधिकार दिवस, ये भी काफी बार पूछे जाते हैं। 10 दिसंबर यानी ह्यूमन राइट्स डे मानव अधिकार दिवस। फिर है 23 दिसंबर किसान दिवस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 23 दिसंबर को हम लोग किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है और काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये जो है आप लोग रटोगे, आपको कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप लोग इसे याद करने के लिए खुद से कुछ ट्रिक बनाइए। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं यहाँ पे, जैसे कि एक किसी को लीजिए, ये ले लीजिए 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर जो है वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो एड्स डे, तो यहाँ पे 1 यानी कि एक का मतलब होता है एक हो गया ए मतलब, और डीएस से दिसंबर को सोच लेंगे तो 1 डीएस मतलब दिसंबर, यानी कि 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। इस टाइप से अगर आप याद करोगे कुछ ना कुछ अपना लॉजिक लगा करके, तो आप लोगों को बेहतर याद रहेगी और कंफ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम के टाइम में ऑप्शन मारने में भूलोगे नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगी, तो करेक्ट आंसर होगा। हाँ, तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम देखेंगे जो बायोलॉजी से रिलेटेड है और जो कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम ले रहे हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। आइए देखते हैं। सबसे पहला है फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी के
पिता कौन है? बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के जनक एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हिंदी में अरस्तु कहते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु हो गए, एरिस्टोटल। फिर है दूसरा फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी के पिता कौन है? यानी बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। फिर है फादर ऑफ जूलॉजी, यानी फादर ऑफ जूलॉजी जो है, जूलॉजी के जनक पिता एरिस्टोटल होंगे, यानी कि जूलॉजी का और बायोलॉजी का एरिस्टोटल ही होंगे। फिर है फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स के आनुवंशिकता के जनक जीजे मेंडल। जीजे मेंडल मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल, पूरा नाम हुआ, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर फादर ऑफ आयुर्वेद, यानी आयुर्वेद के जो जनक हैं वो चरका, आयुर्वेद के जनक चरका। फिर फादर ऑफ मेडिसिन, यानी मेडिसिन के जनक कौन होंगे? मेडिसिन के पिता हिप्पोक्रेट्स। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो साइंटिस्ट के नाम हैं, ये बार बार पूछे जाने वाले में से हैं, जो कि खास करके जनरल कंपटीशन में बहुत बार पूछे जाते हैं। फिर है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, ये जो लॉजी शब्द है इसका क्या मतलब होता है अक्सर। तो ये जो बैक्टीरिया के साथ लगा हुआ है बैक्टीरियोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे। और इनका जनक, इनका फादर कौन होगा? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच। अब फिर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के जनक, इम्यूनोलॉजी के पिता एडवर्ड जेनर होंगे, एडवर्ड जेनर। फिर होंगे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, यानी आधुनिक आनुवंशिकता के जनक फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बैटसन। फिर है फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स, यानी ब्लड ग्रुप्स के जनक, ब्लड ग्रुप्स के पिता सी लैंसनर होंगे, सी लैंसनर। फिर है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन होंगे? एलिक जेफरी। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलिक जेफरी। फिर है फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी। ये जो इंडोक्राइनोलॉजी होंगे इसका जनक कौन होंगे? एडिसन, यानी इंडोक्राइनोलॉजी का जनक एडिसन होंगे। हम इसके पहले सारे वो लॉजी वाले जो भी हैं वो सब पढ़ा चुके हैं, तो वो आप देख लेंगे। फादर ऑफ एटीपी साइकिल। यहाँ एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी को मापने की इकाई होती है। तो फादर ऑफ एटीपी साइकिल, एक ये साइकिल है एटीपी साइकिल जो आपको सेल में पढ़ना है। तो फादर ऑफ एटीपी साइकिल, इनका जनक लिपमैन, लिपमैन होंगे। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, यानी भारतीय इकोलॉजी के जो जनक होंगे वो आर मिश्रा। आर मिश्रा जो है वो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है। अब आइए फिर आगे है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक कौन होंगे? तो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इनका जनक पॉल बर्ग, इनका जनक होंगे पॉल बर्ग। फिर है फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के जनक लेविग होंगे, ये फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री लेविग। फिर है फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये एंटीबायोटिक्स के जनक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फिर है फादर ऑफ वायरोलॉजी, यानी ये जो वायरोलॉजी है ये वहां पे देख चुके हैं, स्टडी ऑफ वायरसेस होंगे, तो ये इनका जनक कौन होंगे? तो स्टैनली, फादर ऑफ वायरोलॉजी स्टैनली। फिर है फादर ऑफ यूजेनिक्स। यूजेनिक्स के जनक एफ गैल्टन, एफ गैल्टन। फिर है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। इंडियन माइकोलॉजी के जो जनक होंगे ई जे बटलर, ई जे बटलर।
फिर है फादर ऑफ स्टडी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका स्टडी का जनक, उसका पिता विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम है। अब आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा कि स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, इनसे रिलेटेड कुछ टर्म, और उसके बाद आप लोगों का बेसिक खत्म हो जाएंगे। फिर मैं सिलेबस का पहला शुरू करूंगा। ओके।